हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग टू 1206 AD, यानी भारत में किस किस तरह से जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है वो पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन सी संस्कृतियाँ जो है भारत में आई, किस तरह की यहाँ पे संस्कृति थी, कौन कौन शासक यहाँ पे आए, वो सब चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर के माध्यम से। सो फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड द हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस। इंडिया इज नोन एज द वर्ल्ड्स गुरु। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है और हम ये कहें कि भारत जो है उसे विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज फैमिली, पूरे विश्व को हम जो है विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया कहा जाता है और पूरे विश्व को एक परिवार की तरह जो है भारत समझता है, वासुदेव कुटुंब की भावना के साथ। एंड प्रेइंग, और ये प्रार्थना करता है फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति के कल्याण की और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना जो है हम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हर एक व्यक्ति जो है वो सुखी रहना चाहिए और हर एक व्यक्ति जो है वो निरोगी होना चाहिए, उसकी काया निरोग होना चाहिए। आर अवर आइडल्स, ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीबिशन एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, इंडिया या इंडियन कल्चर अपीयर्स टू बी यूनिवर्सल नेचर। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी रूप दिखाई देता है। Indian regions across sea were known as Deepantar Indians. Traveling on a powerful ships established their political and cultural empire by traveling to Brahmadesh, Siam, Indonesia, Malaysia, Australia, Borneo, Philippines, जापान एंड कोरिया। हम कहें कि समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। यानी हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग थे वो इन देशों में गए और वहाँ पे भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रभाव स्थापित किया। The ports and the naval power of ancient India were highly developed. Scholars have mentioned about ships sailing in the water of Indus River about 6,000 years ago. Indians traveled in various countries for world via waterways as well as roadways and introduced Indian religion and culture to residents of distant country. These courageous people propagate Indian philosophy, astrology, architecture, military science, political science, music and Vedic texts all over the world. Thus we notice an extremely developed manifestation of the ancient Indian civilization। कि हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम रहा है और यहाँ के जितने भी लोग रहे हैं वो समुद्र के रास्तों से होते हुए जो है हम कहें कि अलग अलग देशों में गए हैं और वहाँ पर हम कहें कि जो पानी के रास्ते से गए हैं 6,000 साल पहले और रोडवेज से गए हैं और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने भारत की फ़िलॉसफी है, एस्ट्रोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, मिलिट्री है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, म्यूज़िक है, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को वहाँ के लोगों को बताया है कि भारत की संस्कृति जो है वो कैसी है। इन दिस Sindhu Saraswati civilization, Vedic civilization and culture prevalent during the time of Ramayana and Mahabharata have been a part of golden periods of Bharat। कि हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता जो है एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। The Vedas are regarded as an encyclopedia of knowledge, कि हमारे जो वेद रहे हैं उत्तर वैदिक काल जो है हमने विभिन्न हम कह सकते हैं वो भी एक ज्ञान का भंडार माना जाता है। द इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन इज़ रिस्पेक्ट टू इट्स आर्किटेक्चर, और अपने आर्किटेक्चर के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व में एक जानी मानी सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई। रामायण एंड द महाभारत हैव बीन रिन्यूड टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग द आइडल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया, कि हम ये कहें कि रामायण और महाभारत जो हैं
वो हमारे रिनोट करते हैं, जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और किस तरह के हमारे सिद्धांत थे, किस तरह की हमारी नीतियाँ थी भारत की, उनको शो करती हैं। अवर महाजनपद एज हैज़ बीन द आइडियल ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कि हम ये कहें कि हमारे जो उत्तर वैदिक काल रहे हैं उनमें जितने भी जनपद हैं उनका अस्तित्व दिखाई देता है। फिर हम कहें कि बाय दिस टाइम आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उस समय जो है ये आयरन का जो इस्तेमाल है, लोहे का जो इस्तेमाल है, वो उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न जो है काफ़ी यूज़ किया जाता था। वैदिक पीरियड बाय दिस टाइम आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार में भी इसका इस्तेमाल होता था। और जो टेक्निक्स यूज़ होती थी, आयरन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट, और आयरन जो है उसे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी मिला। Tendency and sedentary life settled consolidated in the society. Development of agriculture, industry, trade and commerce was instrumental in the decline. The ancient tribal system and small janpads were replaced by large janpads. और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जनपदों के स्थान पर जो है बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया, या हम कहें कि इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था, तो लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया था, और इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई थी। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातियाँ व्यवस्था को जर्जर बना दिया था, तथा छोटे छोटे जनपदों के स्थान पर बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया था। फिर हम कहें कि with the advent of 6th century BC जनपद वर इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद, कि हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी तक आते जाते जनपद जो हैं महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। फिर हम कहें कि इन द बिगनिंग ऑफ द 6th century BC sovereign rules were completely absent in North India. India was divided into several independent states. These states were larger or more powerful than the states of Vedic periods. कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड्स थे उनसे ये जो महाजनपद थे वो क्या थे, ज़्यादा पावरफुल थे। तो महाजनपद पीरियड जो है 600 से 325 BC तक का बताया गया है। तो सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 6th century BC in North India. These states were known as the Mahajanapads. As per the Buddhist text, और अगर हम कहें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अगुत्तर निकाय के अनुसार अगर हम बात करें तो 16 जनपद एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो उस समय जो है 16 महाजनपद जो हैं विद्यमान थे। तो अब यहाँ पे हम महाजनपद और उनकी जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में देखें। तो पहली है आपकी काशी। तो काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। फिर है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और हम कह सकते हैं कि वाराणसी इंद्रप्रस्थ है, और इसको हम हस्तिनापुर भी कहते हैं। ठीक है। इंद्रप्रस्थ के बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं तो इंद्रप्रस्थ जो है दुर्योधन जो थे उन्होंने क्या किया था कि पूरे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर पे अपना शासन घोषित कर दिया था अपने पिता को अपने फेवर में लेकर। तो उस समय कृष्ण ने ये कहा कि आपको अपना जो राज्य है उसका कुछ हिस्सा पांडवों को दान में देना होगा। तो उस समय उन्होंने एक बंजर भूमि जो है वो इन्होंने खांडवा करके वो नाम था, तो वो उन्होंने जो है पांडवों को दान में दी थी। और उस समय पांडवों ने वहाँ पर खूब मेहनत कर और इंद्र भगवान से वरदान प्राप्त कर उस ज़मीन को जो है उन्होंने इंद्रप्रस्थ के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। और आगे चलकर उनका जो ये राज्य है पांडवों का, ये इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना
गया था। थर्ड है इसमें आपका अंग। अंग का जो कैपिटल रखी गई वो चंपा थी। फिर मगध, मगध का राजगृह या हम कहें कि गिरिराज था। फिर है विज, विजी जो है इसका कैपिटल जो है आपका विदेह और मिथिला था। फिर है मल्ल, मल्ल जो है कुशावती इसकी कैपिटल थी। फिर है चेदी, चेदी का जो है शक्तिमती थी। वत्स है कौशाम्बी था। कौशल अयोध्या थी। पांचाल, तो पांचाल जो है, पांचाल की जो कैपिटल है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिण पांचाल की राजधानी कापितल्य रखी गई थी, कापिल्य रखी गई थी। फिर है मत्स्य, विराटनगर। फिर आपका है सूरसेन, सूरसेन का जो है मथुरा रखी गई। और सशक्त था उसका पोतन या पाटेली रखा गया। अवंती, उसका जो है उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी रखा गया और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है महिष्मती रखी गई। गांधार, तक्षशिला और कंबोज जो है उसका राजपुर या हाटक रखा गया। अमंग द अबव 16 महाजनपद्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, स्वतंत्र और गणतंत्र, या हम कहें कि मोनार्ची एंड रिपब्लिक। तो इसमें जो है कौन कौन से राज्य आते हैं? कौशल है, वत्स है, अवंती है और मगध है। उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे हम कहें। फिर अगर हम कहें कि 6 BC सेंचुरी में मेजर वर द जो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो है कपिलव के जो शाक्य हैं, सुमंगिरी के कुछ भाग थे, अलकप के कुछ हिस्सा था इसमें, और केसपुत्र के कालाम थे, रामग्राम के कोलिय थे, और कुशीनारा के जो हम कहें कि पालवा के मल, और पिलीपिविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी मिथिला के विरोध में थे। यानी ये लोग जो हैं एक दूसरे के सपोर्ट में भी थे और एक दूसरे के अगेंस्ट में भी थे। अब यहाँ पे कुछ हम स्टार्ट करेंगे जो जनपद जो है राजस्थान में कौन कौन से जनपद उस समय में थे, यानी 600 से 325 ईसा पूर्व के समय में राजस्थान के जो जनपद हैं वो कौन से हैं। तो राजस्थान मैनी जनपद्स एमर्ज्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन एंड ट्रिब्स ऑफ द पंजाब लाइक मालव, शिवी, अर्जुनज्ञान etc., which were famous for courage and valor, migrated to Rajasthan as a result of Greek invasion. Thus, the roots of Janpad administration system were laid down in the eastern part of the Rajasthan. Chief Janpads of Rajasthan were follows. कि वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों के उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जनजातियाँ जो हैं या आदि जातियाँ जो हैं अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार हम कहें कि राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन की व्यवस्था सूत्रपात हुआ। मुख्य जनपद जो है राजस्थान के ये हैं। हम स्टार्ट करेंगे जांगल से। तो जांगल कौन थे, क्या थे? इन द महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जंगल। जंगल के नाम से जाना जाता था। एट सम प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एट द कुरु जंगल एंड द मर्धिया जंगल। कि हम बात करें कि वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे, वहीं कहीं कहीं इनका नाम जो है कुरु जांगला और मारदेय जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी जो है अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते थे। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राज्य जो है राज्य चिन्ह में भी यह हम कहें कि जय जांगलधार बादशाह लिखा मिलता है। तो जिस तरह से हमने कहा कि द बीकानेर ओन जांगल देश इज़ कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधार बादशाह, उन्होंने अपने आप को कहलाया। और जय जांगलधार बादशाह इज़ ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ द बीकानेर स्टेट। यानी बीकानेर स्टेट की जो रॉयल सिंबल है, राजशाही जो चिन्ह है, उसमें भी ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखवाया है कि जय जांगलधार
बादशाह। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।